हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय अल कुमार। आज हम करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन डिफरेंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो या केवीएस हो। सब तरीके के एग्जाम्स में विलियम शेक्सपियर के बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ के ही हैं। मैं इसके लिए 5 से 6 वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंतर्गत आपको ये सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और मैंने इनमें जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसके आगे डेट और वो एग्ज़ाम मेंशन है कि कब ये कौन सी ईयर में आए थे और कौन से एग्ज़ाम में आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रील्यूड अपीयर इन ए 1798, बी 1806 और सी 1850 या डी 1860। यानी कि जो वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड था उसका फाइनल वर्जन कब अपीयर हुआ था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1850 यानी 1850 में प्रील्यूड अपीयर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कैरेक्टर ऑफ द लीच गैदर अपीयर इन। जो लीच गैदर है वो अपीयर हुआ था कौन से वर्क में विलियम वर्ड्सवर्थ के? ए द रिक्लूज, बी द प्रील्यूड, बुक नंबर 1, ए क्या है लोआ डोमिना और डी है रेजोल्यूशंस एंड इंडिपेंडेंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रिसोल्यूशंस एंड इंडिपेंडेंस में द करेक्टर ऑफ लीच गैदर्स शेक्सपियर को मिला था। और ये 1802 यानी 1802 में वो कंपोज की गई थी और पब्लिश कब हुई थी? 1807 में। काफ़ी बार ये क्वेश्चंस लीच गैदर्स का पूछा गया है, तो रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, I wandered lonely as a cloud, make an assertions that A. The poet traveled with the cloud, B. The poet moved aimlessly with the cloud, C. Both the poet and the cloud were lonely, D. The poet moved as aimlessly as the cloud। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, द पोइट मूव एज एमलेस एज द क्लाउड। मतलब पोइट बिना एम के बादल की तरह घूम रहा था जब उसने क्या देखे थे? डैफोडिल्स देखे थे। ये डैफोडिल पोएम्स की लाइन है कि आई वंडर ओनली एज ए क्लाउड। ये फर्स्ट पहली ही लाइन है उस पोएम की, डैफोडिल की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven। This occur in a poem by A. William Wordsworth, बी एस टी कॉलरिज, सी बायरन या डी शैली। तो ये लाइनें हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं। ब्लिस वाज इट इज़ दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवंस। और जो ये लाइनें हैं वो किस पे कब लिखी गई थी? ये फ्रेंच रेवोल्यूशंस पे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से अफेक्ट होकर ये लाइनें लिखी गई थी। The above line occur in 4th and 5th line of the poem. French Revolution is a pair of enthusiastic and it's, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशंस में ये लाइनें थी क्योंकि काफ़ी अफेक्ट थी विलियम वर्ड्सवर्थ भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। उस टाइम की ये रोमांटिक जो पोइट थी काफ़ी अफेक्ट हुई थी उससे। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच poem does the following line appear? Our birth is but a sleep and a forgetting। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार पूछी गई है, यूजीसी नेट में 2008 में क्वेश्चन आया है। ए माइकल, बी इमोरलिटी ऑड, सी रिजेक्शन ऑड और डी है ट्रिनिटी एबी। तो ये जो है वो ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। इमोरलिटी एंड ऑड में ये फेमस लाइन है कि आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग। और ये जो है वो 1804 में 1804 में ये लिखी गई थी, कंप्लीट की गई थी, लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज आर नोटेबल इन्फ्लुएंस बाय। यानी कि उनकी पोइट्री पर किसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था? ए नेपोलियन वॉर्स, बी द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, सी द फ्रेंच रेवोल्यूशन और डी पुअला। जैसे कि मैंने बताया था अभी पीछे भी, इन पोइट्स पे किसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट्स पड़ा था रोमांटिज्म में? द फ्रेंच रेवोल्यूशन का काफ़ी इफेक्ट पड़ा था क्योंकि उस टाइम की बहुत बड़ी घटना थी फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कॉमन ऑफ द फॉलोइंग पोएम? इन पोएम्स में क्या कॉमन है? वर्ड्सवर्थ की टू रिक्लूज होगी, शैली के द ट्रिम्प ऑफ लाइफ होगी और बायरन की डॉन जॉन और किट की हाइपीरियन। तो इसमें क्या है? ए
they are all elegies, B they are all unfinished poems, C they are all divided into cantos, या D they are women centered poem। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि चाहे वर्ड्सवर्थ की द रिक्लूज हो, शैली की ट्रिम्प ऑफ लाइफ हो, या बायरन की डॉन जॉन हो, या किड्स की हाइपीरियन हो, ये सारी इनकम्प्लीट हैं, क्योंकि इनकी जब ये वो था तो उनसे पहले इन सब की मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तो ये सारी इनकम्प्लीट वर्क्स हैं। और ये डिफरेंट एग्जाम से पूछे जाते रहेंगे कि इनमें से दे देगा आपको 4 या वर्ड्सवर्थ की कौन सी है या इसमें शैली की कौन सी है, सबके अलग अलग क्वेश्चन भी इनसे बनते रहे। क्वेश्चन नंबर 8, विच रोमांटिक पोएट कॉइन द फेमस फ्रेज स्पॉट ऑफ टाइम। स्पॉट्स ऑफ टाइम जो फेमस फ्रेज यूज की गई है रोमांटिक पोएट के लिए, वो कौन है ये स्पॉट ऑफ लाइट? ए जॉन कीट, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी एस.टी. कॉलरिज, या डी लॉर्ड बायरन। तो इसका सही जवाब है हमारे फेमस विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। स्पॉट ऑफ लाइट में कहा गया था कि काफ़ी स्पॉट ऑफ लाइट थे, क्योंकि इनकी प्रील्यूड बुक 12th में ये कहा गया है, प्रील्यूड की 12वीं बुक में ही है स्पॉट ऑफ लाइट फ्रेज का यूज़ किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग इज इंग्लिश रोमांटिक पोइट? ए विलियम शेक्सपियर, बी जॉन मिल्टन, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, या डी पी.जी. वोडेहाउस। तो इसमें जो है इनमें तो रोमांटिक पोइट एक ही हैं हमारे विलियम शेक्सपियर, क्योंकि विलियम शेक्सपियर तो पहले हो गई, जॉन मिल्टन बाद में, और विलियम वर्ड्सवर्थ तो हमारे इसमें इन लिस्ट में विलियम वर्ड्सवर्थ ही हमारे रोमांटिक पोइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच पोएम वॉज कॉल्ड द पोएम टू कॉलरिज बाई वर्ड्सवर्थ? जो पोएम टू कॉलरिज ऑफ वर्ड्सवर्थ क्या है? ए ट्रिनिटी एबी, बी इन इंटीमेशन ऑड, बी सी द प्रील्यूड, और डी है द सॉलिटरी रीपर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी द प्रील्यूड, क्योंकि द पोएम ऑफ कॉलरिज बाई वर्ड्सवर्थ थी द प्रील्यूड पहले, बाद में इसका रीनेम करके प्रील्यूड कर दिया गया। तो ये पूछा जाता है प्रील्यूड पहले क्या नाम थी? द पोएम टू कॉलरिज बाई वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, About which friend does Wordsworth make a reference in book 4 of the Prelude? किस फ्रेंड्स का जिक्र किया गया है प्रील्यूड की बुक 4 में? ए किट्स, बी लॉर्ड बायरन, सी शैली, और डी कॉलरिज। तो इसमें जो यूज़ किया गया है वो कॉलरिज का जिक्र किया गया है, यानी कि बुक 4 में जो फ्रेंड्स का है वो कॉलरिज है, क्योंकि इस पर इनके वो थी ही पिछला जो क्वेश्चन था कि तो कॉलरिज के ऊपर ये कहा गया था कि वो बुक सी प्रील्यूड का नाम बदल के ही करा गया, इसमें कॉलरिज का जिक्र था। क्वेश्चन नंबर 12, इन ऑड टू इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी वर्ड्सवर्थ सम अप हिज फिलॉसफी ऑफ ए ओल्ड एज, बी मदरहुड, सी द नेशंस, या डी चाइल्डहुड। किसके लिए था? तो इसका ऑप्शन है डी चाइल्डहुड के लिए। In order to intimations of immorality, Wordsworth sum of his philosophy of his childhood, अपनी childhood की बातें वो में करता है। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द सोनेट अपॉन सोनेट बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। सोनेट के अंदर सोनेट था वो कौन से में है? ए लंडन 1802, बी द वर्ड इज टू मच विद अस, या सी फ्रेंड्स आई नो नॉट विच वे, या डी नन्स फ्रिट नॉट एट देयर कन्वेंट नैरो रूम। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, नन फ्रिट नॉट टू देयर कन्वेक्ट नैरो रूम, क्योंकि ये जो सोनेट है ये जो है वो 1807 में हुआ, और ये सोनेट का जो सब्जेक्ट है ये सोनेट तो है पर ये सोनेट अपॉन सोनेट के अंदर है, तो इसलिए नन्स फ्रिट नॉट टू देयर कन्वेक्ट नैरो ये है सोनेट अपॉन सोनेट्स का सही एग्जाम्पल। Question number 14, which stage of life is Wordsworth talking about in the prelude? The prelude when he say, fair seed time had my soul and I grew up, fosters alike by beauty and fear। ये जो किस स्टेज के लिए कहा गया है? ए as a student in Cambridge, B childhood, C visit to London, और D visit to France। ये जब कब गया? चाइल्डहुड के लिए, चाइल्डहुड में था जब ये बात थी कि कौन सी? फेयर शीट टाइम हैड माई सोल एंड आई ग्रू अप, फॉस्टर अलाइक बाई ब्यूटी एंड फेयर। वर्ड्सवर्थ ने जब वो चाइल्डहुड में था तब की।
Next question number 15. The prelude, a thought began as earlier as 1799 and finished in its first version in 1805 and not published until, ये कब तक publish नहीं हुआ? 1815, B 1820, C 1830 या D 1850. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1850, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद, जब उनकी मौत होगी तो उसके कुछ महीनों बाद ये पब्लिश हुआ था, यानी कि उनकी वाइफ के द्वारा ये पब्लिश किया गया था 1850 में, 1850. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. इन वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड द बॉय ऑफ विनेंडर इज अफेक्ट बाई, जो यानी कि द प्रील्यूड द बॉय ऑफ विनेंडर्स था वो अफेक्ट था किससे? ए ब्लाइंडनेस, बी डेफनेस, सी म्यूटनेस और डी है लेमननेस. तो वो किससे था? वो था ऑप्शन सी म्यूटनेस, वो म्यूटनेस से अफेक्ट था. ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, बॉय ऑफ विनेंडर का ऑप्शन सी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड, यानी कि जो वर्क था प्रील्यूड उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन सी यूनिवर्सिटी, जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी उसका जिक्र किया था? वो है ए डरहम, बी ग्लासगो, सी कैम्ब्रिज और डी ऑक्सफोर्ड. तो उसका सही जवाब है वो जो प्रील्यूड में बात की गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, वो था ऑप्शन सी कैम्ब्रिज की उन्होंने इसमें जिक्र किया है. और ये बुक 6th में आई है, यानी कि ये किस में आई है? बुक नंबर 6th में. बुक नंबर 6th में ये बात की गई थी कि वो उसने बताया कि इसके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ की. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. वर्ड्सवर्थ केम आउट ऑफ ए मूड ऑफ डिस्पोंडेंसी इन हिज पोएम Resolution and Independence by interactions with A. Boatman, B. Girl called Lucy, C. Little cottage girl या D. Leech gather. किससे मतलब वो जो शेक्सपियर था वो हुआ था? तो ये वही फिर आ जाता है घूम फिर के लीच गैदर का ही. रिसोल्यूशन इंडिपेंडेंस इंटरेक्शन जो हुआ था लीच गैदर से उसका हुआ था. Next question number 19. That poetry should portray the naked and native dignity of man was pronounced by A. M. Enrolled यानी मैथ्यू एनरोल्ड, B. शैली, C. वर्ड्सवर्थ और D. कॉलरिज. तो इसका जो सही जवाब है वो वर्ड्सवर्थ है, सी. यानी कि ये जो है कि द पोइट्री शुड पोर्ट्रेट, किसकी पोर्ट्रेट करती है? द नेकेड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन. और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट एग्जैक्टली डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट SP the 10,000 daffodil mention in his poem Daffodil? A. High on the hill and waves, B. On the Milky Way at night, C. Beside the lake beneath the tree या D. Beside the tree. तो इसका सही जवाब है beside the lake, beside के लाख और beneath the tree. 1000 of daffodils एक ही बार में इसने देखे थे जब वो लॉनली एज ए क्लाउड की तरह घूम रहा था. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विलियम वर्ड्सवर्थ के. और मिलते हैं इसके अलग पार्ट्स में अगली वीडियो में. तब तक के लिए हैव ए नाइस डे.